और कल हमारा लास्ट टॉपिक बस हमने बात करनी थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, राइट। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो शायद मैंने एक दफ़ा पहले छेड़ दी थी बात, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही से स्टॉप कर दी थी। डिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन में ना बहुत मुश्किल हो जाती है पढ़ना। डिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लीज स्टार्ट कर दिए। ओके अच्छा जी, हम लोगों ने कल मैंने एक होमवर्क दिया हुआ था, राइट। कोई प्रैक्टिस सेशन डू इंशाल्लाह, अभी बस चेक करता हूँ। और हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.5, राइट। यही पढ़ना था जी, एग्जाम्पल 50 तक हमने पढ़ लिया था। चलो जी, वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। बिफोर कि हम इसको मैं पढ़ाऊँ, मैं आपके साथ एक केस स्टडी छोटी सी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये बातें समझ आ जाए। उसके बाद हम पास पेपर डिस्कस कर लेंगे जो हमने दिया हुआ था। सपोज ये दो पर्सन है, ए और बी हैं, इनके दरमियान एक रेंटल एग्रीमेंट हो रहा है। ये लैंड ऑनर है और ये टेनेंट है। सिनेरियो कुछ ऐसे है, फ्लैट इसके पास ए है और एक फ्लैट बी है, दो फ्लैट्स हैं। दोनों का इकट्ठा एग्रीमेंट हो रहा है कि ये इनको रेंट पे फ्लैट्स देगा, फ्लैट ए एंड बी, और ये इसको से 5 लाख रुपया पर मंथ रेंट पे करेगा। ठीक है जी, एक सिनेरियो ये बना लिया। एक सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंट बना लेता हूँ। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं, इनके दरमियान भी एक रेंटल एग्रीमेंट हो रहा है और वंस अगेन ये ऑनर है और ये पर्सन टेनेंट है। फ्लैट है जी एक ही, और फ्लैट का रेंट तय हो रहा है 5 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन जो टेनेंट है वो इसका यूज़ कुछ ऐसे करने वाला है कि मंडे टिल फ्राइडे वो इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा और सैटरडे एंड संडे वो इसको वेजरिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, जुआ कराया करेगा। ठीक है जी। सिनेरियो कुछ ऐसे भी यहाँ पे भी यही है। बी का प्लान है कि फ्लैट ए में वो रेजिडेंस मतलब कि फैमिली रखेगा अपनी, और फ्लैट बी में वो वेजरिंग किया करेगा, बेटिंग करवाया करेगा। लो जी, मैंने थोड़े दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट, पहले वाले को डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए लैंड ऑनर है, दो फ्लैट्स हैं। मिस्टर बी टेनेंट है। फ्लैट ए और बी का कंबाइंड रेंट है 5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि बी ने पे करना है। बी का प्लान ये है कि वो फ्लैट ए को यूज़ करेगा फॉर रेजिडेंस पर्पस और फ्लैट बी को इस्तेमाल करेगा फॉर वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर अज्यूम करें कि ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते मतलब फ्लैट ए फ्लैट बी का, तो आपकी नज़र में कौन सा लीगल होता और कौन सा इलीगल? अगर सेपरेट होते, मैं फ्लैट ए आपसे अलहदा से रेंट पे लेता, फ्लैट बी अलहदा से रेंट पे लेता, तो जी ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता क्योंकि लॉफुल कंसिडरेशन होती या लॉफुल ऑब्जेक्ट होता। और मैंने पहले भी बताया था कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाता बी के केस में। ऐसा ही है, तो हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता। इलीगल, चले इलीगल कहते हैं, अभी मैंने डिफरेंस नहीं समझाया हुआ इलीगल और वॉइड में। इंशाल्लाह थोड़ा सा और मैच्योर हो लें फिर आपको सिखाऊंगा कि इलीगल और वॉइड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस होता है स्लाइटली। सो ये बात समझ आ गई। लेकिन मैं यहां पे अज्यूम करें प्लीज इस एग्जांपल के अंदर कि 5 लाख को मैं डिवाइड नहीं कर सकता कि मैं 5 लाख में से कितना रेंट फ्लैट ए के लिए पे कर रहा हूं और कितना रेंट मैं फ्लैट बी के लिए पे कर रहा हूं। मैंने रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि अगर आपसे सेपरेट ये ए और बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करते तो आपने मुझे कहा कि सर फ्लैट ए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता, जबकि फ्लैट बी एक का कॉन्ट्रैक्ट एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, या मैं कहूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता। ये वैलिड होता और ये वॉइड। ऐसे ही कहा जी आप लोगों ने। लेकिन मैंने आपसे कहा इसमें थोड़ी सी एक अजम्पशन डाल लें, एक फर्ज कर लें चीज कि मैं ये 5 लाख डिवाइड नहीं कर सकता।
ये दो पार्टीज नहीं जानती कि वो कितना रेंट डिसाइड कर रही हैं फ्लैट ए के लिए और कितना रेंट डिसाइड कर रही हैं फ्लैट बी के लिए। तो अब जरा गौर करो, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पार्शियल लॉफुल और पार्शली अनलॉफुल नहीं हो गया, हाफ लॉफुल है हाफ अनलॉफुल है, हम डिवाइड नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट को, ये अज्यूम किया हमने। तो फिर लॉ कहता है अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या पूरे का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। यानी इसकी इलीगैलिटी या अनलॉफुलनेस इस पे भी इंपैक्ट डाल देगी और पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये बात समझ आ गई। अब जरा दूसरे केस पे आइए, इस जैसा एक और केस। ए ऑनर है, बी टेनेंट है, फ्लैट एक ही है, लेकिन जरा फ्लैट के मकसद चेक करो। कंसिडरेशन अब एक ही है या ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पर्पस देखो। मंडे से फ्राइडे तक वो वहां फैमिली रखा करेगा, उसके बाद फैमिली भेज दिया करेगा अपने ससुराल और बाकी 2 दिन वहां पे जुआ कराया करेगा। अब बताओ, कंसिडर ऑब्जेक्ट जो है पार्शली लॉफुल पार्शली, या कंसिडरेशन पार्शली लॉफुल पार्शली अनलॉफुल। क्या सेग्रीगेट किया जा सकता है कि इस 5 लाख में से कितना रेंट इन मंडे से फ्राइडे का है और कितना रेंट इन 2 दिनों का है? नहीं, सेग्रीगेशन पॉसिबल ही नहीं, यानी डिविजिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। वंस अगेन डिविजिबिलिटी अगर अलग अलग कर पाते कि इन 5 दिनों का रेंट क्या है इस 5 लाख में से और इन 2 दिनों का रेंट क्या है इस 5 लाख में से, तो शायद 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते। एक को हम कह देते हैं लॉफुल वैलिड और दूसरे को कह देते हैं अनलॉफुल। लेकिन अब वंस अगेन फिर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो क्या करें? लॉ ने कहा सारे का सारा एग्रीमेंट वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये 2 एग्जांपल समझ आई। अब जरा इस 2 लाइंस को, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल समझाई हैं ताकि समझ आ जाए। जी 2.5 वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, देखो वो भी डिवाइडेड है कि मैं कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं या ऑब्जेक्ट की, तो दोनों ही हो सकती हैं, दोनों ही अनलॉफुल हो सकती हैं। विद द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज पार्शली अनलॉफुल, कहता है द एग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड होगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ if any part of the single consideration for one or more object is unlawful। ये वाली एग्जांपल देखो जरा गौर करो। if any part, इन दोनों में से एक पार्ट ही है ना 5 लाख का, if any part of a single consideration for one or more objects, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कंसिडरेशन डिवाइड नहीं की जा रही, तो वो कहता है इज unlawful। और इफ एनी वन और एनी पार्ट, अच्छा आगे से लाइन काट लीजिए थोड़ी सी, लिख इसे यूं कर लीजिए, इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, इसको थोड़ा सा वो वर्ड्स काट दें ये वाले, एनी वन ऑफ सेवरल, ये काट दें, आसान कर लें जुमले को, जुमला याद करना आसान हो जाएगा। इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखो, एक फ्लैट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है रेंट का वो अनलॉफुल है, तो कहता है फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। लेकिन यहां दोनों केसेस में हम किस बात की बेस ले रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता तो ये प्रॉब्लम ही ना आती, फिर हम 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते। बात समझ आई जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो प्लीज डिस्कस करें। चलें फिर एग्जांपल पढ़ें 51, देखें समझ आती है बेटा। और मैं इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, मैंने 2 एग्जांपल सेट किए हैं, यहां पे मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया। किधर? नहीं ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज ये आप अगर देखो, अब आप इसको समझ रहे हो ऑब्जेक्ट, मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं इसको कंसिडरेशन भी तो कह सकता हूं। फ्लैट ए और बी ठीक है, हाँ अच्छा चलें, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यार हम इसको कह देते हैं कि ये कंसिडरेशन और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। नहीं, मैं ऑब्जेक्ट इसको कह रहा हूँ बेटे, मैं इसको कह रहा हूँ, समझाने की गर्ज से इसको कह रहा हूँ, ताकि क्योंकि देखो अगर मैं इसी में डिवाइड रखूंगा ना आपको कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में, तो शायद कंफ्यूज होगे कि कौन सी चीज़ कंसिडरेशन कौन सी ऑब्जेक्ट। देखो क्या फ्लैट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है? ऑब्जेक्ट भी तो यही है जिस चीज़ के बारे में ट्रेड हो रही है। किसके बारे में? फ्लैट सर्विसेज ही तो ले रहे हो, फ्लैट ही तो ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो रेंट पे। ये आगे फर्दर उसके डिवाइड किए मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये पर्पस डिफाइन किए यूजेज के, ये यूजेज के पर्पस है ना बेटे। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो जरा ओवर बिगर पिक्चर देखो ना,
फ्लैट रेंट पे लेना, ये बिगर पिक्चर है। ये जो है ये उसके यूजेस हैं फ्लैट के। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक कि ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन परेशान ना हो, मैं एग्जाम्पल बनाई है ना, तो एग्जाम्पल में थोड़ी कमी कोताही हो सकती है ना, परेशान है। सो मैं इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, फिलहाल मैं इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2 और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। चलें एग्जाम्पल जरा 51 पढ़ें। जी एग्जाम्पल पढ़ ली, समझ आ गई सबको। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है टेक्निकली जो इसकी प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट्स हैं या जो इसके गाइडलाइंस थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो भी मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक होमवर्क दिया हुआ था प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का, राइट? प्लीज़ वो ज़रा मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपका होमवर्क जाते हुए चेक कर लूँगा, ठीक है? आज तो बच्चे वैसे ही कम है, आज तो बड़े आराम से चेक हो जाएगा। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? बस ठीक है। चल रहा है कि नहीं? डिफरेंट तरह का हर डिफरेंट तरह का जो क्वेश्चन है अगर वो टेस्ट किया तो उसने उसका एक हिस्सा जो है आप लोगों के सिलेबस में ज़रूर डाल दिया है, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, आप लोगों को एक और चीज़ थोड़ी सी आप इस स्टेज के ऊपर इस स्टेज के ऊपर एक और छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ ज़रा। आपको लगेगा कि कुछ चैप्टर्स की जो टेस्टिंग है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो इतने कम क्यों हैं? ज़रा थोड़ा सा समझ लें उस बात को ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। देखो, जब ये सब्जेक्ट था ना कैफ 3 का, इससे पिछले कई साल में कैफ 3 का सब्जेक्ट कुछ ऐसे बिल्टअप हुआ था कि इसके 2 हिस्से थे। 50 मार्क्स का था कंपनी लॉ और 50 मार्क्स का आता था बिजनेस लॉ, ठीक है? यानी आपकी जो पहले ही सब्जेक्ट की औकात थी, जो अब 100 की है, वो पहले किसी ज़माने में 50 मार्क्स की होती थी। 50 मार्क की टेस्टिंग थी और ये पिछले कई सालों से थी। आई थिंक 2012 में हुआ था, ये पता नहीं 13 में हुई थी शायद स्कीम चेंज, तब से ऐसे ही था। सो इसका मतलब पास पेपर अवेलेबल थे 50-50 मार्क्स के। अब उस ज़माने में जब कैफ 3 का पेपर था तो बेटा 30 मार्क्स के MCQs आते थे, बाकी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता था और ये 70 मार्क्स डिवाइड हो जाते थे। ये लाइक MCQs है ना, तो 15 MCQs सी लॉ से आते थे, 15 MCQs बिजनेस लॉ से आते थे, तो रिमेनिंग कितने बचे? 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में से उसके पास ऑप्शन थी अब पार्टनरशिप की भी, निगोशिएबल की भी और चैप्टर 1 की भी। और अगर उनके मार्क्स निकाल दिए जाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप से वो उस टाइम पे कैफ 3 में पूछता था 12 मार्क्स, ठीक है? नहीं सॉरी 10 मार्क्स, सॉरी इंक्लूडिंग द MCQs, या इसमें से कहूं टोटल में से तो 7 मार्क्स। अगर इसमें से कहूं, इसमें से टोटल में से 10 और वरना 7 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर। 7 मार्क्स ही वो निगोशिएबल से पूछता था और 7 मार्क्स ही वो चैप्टर 1 से पूछता था, लीगल सिस्टम से। टोटल बना के हो जाते थे 21 मार्क्स। समझ आ रही है बात की? कितने मार्क्स रह गए बाकी? 14 मार्क्स। सो 14 मार्क्स हिस्से में आते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो आप पढ़ रहे हो। उस 14 मार्क्स में से क्या होता था कि वो 3 केस या 4 केस स्टडीज बना देता था, कोशिश करता था 3 केस स्टडी बनाता था और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाल देता था। अब उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर मौजूद थे, गारंटी जैसे चैप्टर, प्लेज जैसे चैप्टर, बेलमेंट जैसे चैप्टर, एजेंसी जैसे चैप्टर, जो उसके फेवरेट चैप्टर्स थे। बात समझ पा रहे हो? इन बेसिक चैप्टर्स की तरफ वो मुंह भी नहीं लगाता था। इनको होता है 2 साल बाद कभी दिल किया तो इधर से चैप्टर से सवाल पूछ लिया, वरना मुंह नहीं लगाता। आप देख रहे हो गैप में अक्सर आपको पास पेपर लिखवा रहा होता हूं, तो उसमें आप गैप देखो कितने कितने पुराने पेपर्स हैं, उसके बाद टेस्ट ही नहीं हुए। उसकी रीजन है जितने पुराने पेपर थे तब ये 2 पेपर थे, बी लॉ सी लॉ 2 थे। जब मैं स्टूडेंट था तब ये 2 सेपरेट पेपर थे, ठीक है? उसके बाद ये दोनों पेपर कंबाइन हुए और मैं टीचर हूं तो दोबारा दोनों पेपर सेपरेट हुए हैं। तो ये इस तरह, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी ये सेपरेट थे, फिर उसके बाद कंबाइन कर दिए गए, फिर सेपरेट कर दिए गए।
सो इसलिए जो हमें 2013 से पहले वाले पेपर मिलते हैं, 2013 में एजुकेशन स्कीम चेंज हुई थी, उससे पहले वाले या रिजीम चेंज हुई थी, उससे पहले वाले जो पेपर हैं वो स्प्लिट हैं वंस अगेन, इसलिए आपको 2008 से या 9 के जो पेपर मिलते हैं उसमें ये क्वेश्चन नज़र आते हैं। लेकिन जो गैप है बिटवीन 2013 से 19 उसमें टेस्टिंग कम हो गई, क्योंकि फोकस चला गया गारंटी की तरफ, बेलमेंट की तरफ, प्लेज की तरफ, और वो सारे एरिया आपके सिलेबस से निकाल दिए, तो प्रैक्टिस भी इरेलेवेंट हो गई। बात समझ आ रही है? यानी अब जब आप पास पेपर खोलोगे 2013 से ऑनवर्ड, तो आपको बहुत से क्वेश्चन आउटडेटेड मिलेंगे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में शायद प्रैक्टिस ही ना कर पाओ, बाकियों में कर पाओगे, निगोशिएबल में भी कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका भी बहुत सा एरिया निकाल दिया। समझाना ये चाह रहा हूं कि पास पेपर इरेलेवेंट हो गए, एक तो वैसे ही थोड़े नंबर के थे, ऊपर से बहुत से इरेलेवेंट हो गए, इसमें से भी और निगोशिएबल में से भी। पार्टनरशिप वैलिड है, पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं आई, जो पहले था चेंज के रिजीम के चेंज के बाद भी वो वैसे ही था, ठीक है, वो रमीज राजा था वो वैसे ही था सो उसका कोई चेंज नहीं आया। इज दैट क्लियर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खत्म कर दिए, पता नहीं क्या किया लेकिन खत्म कर दिया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें से जो गारंटी का चैप्टर है या बेलमेंट का चैप्टर वो ज्यादा प्रैक्टिकल था इन चैप्टर्स के निस्बत, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। मौजे करा रहे हैं आपकी फिलहाल, तो रिवाइज करेंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगी, अभी तक उन्होंने रिवाइज नहीं किया। एग्जामिनर प्रेशर डालेगा तो वो रिवाइज करेंगे। जब एग्जामिनर ये कहना शुरू हो जाएगा ना कि यार तुम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये तो बच्चे पास हो ही जा रहे हैं मुझसे, मैं फेल कैसे करूं, तो तब उन्हें समझ आएगी, तब वो रिवाइज करेंगे। तब तक मौजें हैं, लगी हुई है, लगाई रखो। चलो लें जी, आते हैं जरा एग्जाम्पल 2 की तरफ। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आएगा कैसे और स्टूडेंट इंटरप्रेट कैसे करता है। ये क्वेश्चन सबने किया है वैसे जहाँ पे जो बैठे हैं। देखो जरा गौर करते हैं क्वेश्चन है क्या। जस्ट अ मिनट। मोहसिन प्रॉमिस्ड एहसन दैट ही विल, सॉरी मैं इसको खत्म, दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फी। ठीक है, मोहसिन ने वादा कर लिया जी। मोहसिन ने बाद में लॉसेस हुए और उसने रिफ्यूज कर दिया यूनिवर्सिटी फी पे करने से। मोहसिन इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसिडरेशन, प्ली वही ली कि भाई विदाउट कंसिडरेशन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ये प्ली है मोहसिन की। अब दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरा किसकी फीस है, एहसन को फी पे करनी थी। कहता है हाउएवर एहसन बिलीव्स दैट द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल अंडर लॉ एज इट मीट्स सर्टन अदर कंडीशन। एहसन का ख्याल है कुछ ऐसी कंडीशन मौजूद हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शन मौजूद हैं जो कि हमें ये समझाती हैं कि इवन दैट देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल देयर वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। You are required to narrate the condition which Ahsan may be referring to। अब अगर आप मुझे एक थोड़ा सा गौर करके बताओ तो क्या ये केस स्टडी थी या डिस्क्रिप्टिव आंसर था? डिस्क्रिप्टिव आंसर था। उसने सिर्फ आपसे देखो पूरी कहानी सुना के, कभी भी वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है इस स्टेज के ऊपर ऐसे नहीं देगा कि इंटरमीडिएट में नहीं बैठे हुए आप, मतलब कि लॉयर बोर्ड का पेपर नहीं चल रहा है कि वो आपको लिख देगा प्लीज नरेट द एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन नो कंसिडर, नहीं, ऐसे बहुत रेयर होगा, ऐसे नहीं आएगा कभी पेपर। उसने पूरी कहानी बिल्ड की, आखिर में उसने कहा बच्चे गलत मुझे केस स्टडी सॉल्व करके देंगे, उसने एक लाइन में पूरा डायमेंशन चेंज कर दी क्वेश्चन की। यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशन। आपने सिर्फ कंडीशन लिखनी थी, यानी आपने सिर्फ प्रोविजन ऑफ लॉ लिखनी थी। बहुत से बच्चों ने, मैं बिलीव करता हूं कि पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि एहसन उससे रिकवर कर लेगा, एहसन पे बाइंडिंग होगा। ऐसा किसी ने किया वैसे इस क्लास में से अभी? हाँ ये देखो, ऐसे कई बच्चों ने किया होगा क्योंकि उन्होंने ये लास्ट क्वेश्चन को ना बहुत इजी ले लिया होगा, लास्ट लाइन को। ये है डाइवर्जन जो एग्जामिनर क्रिएट करता है क्वेश्चन में। कहने को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है और बच्चा उसे एज अ केस स्टडी सॉल्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि सवार होता है ना भूत के, नहीं ये केस स्टडी है, नहीं देखो तो सही, गौर तो करो। यही मैं कहता हूँ कि 2 दफा क्वेश्चन पढ़ो ताकि आखिर में तुम्हें पता। और आखिरी लाइन क्वेश्चन की हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे मैं रिक्वायरमेंट लाइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एग्जामिनर आपको बता देता है कि वो आपसे चाहता क्या है। स्टूडेंट इस लाइन को बहुत केयरलेसली पढ़ता है। सो अगर कोई पढ़ लेता तो वो समझ लेता है कि एग्जामिनर सिर्फ क्या मांग रहा है, प्रोविजन ऑफ लॉ। कुछ भी नहीं चाहिए उसे आपसे, ना वो पूछ रहा है केस बताओ, ना वो सॉल्व करवाना चाह रहा है आपसे। अब ये देखो जरा सोल्यूशन, स्ट्रेट क्या किया उसने, प्रोविजन ऑफ लॉ लिख दिया, लेकिन प्रोविजन ऑफ लॉ को नामों के साथ एम्बेड कर लिया कि जिस तरह उसने बताया कि उनका एक दूसरे का रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड हो, ब्ला ब्ला। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं अगर जो की प्रिंसिपल बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप अपनी
2 रीडिंग्स करो अप्रॉक्सीमेटली, 2 रीडिंग्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व ना करो, और लास्ट लाइन ज़रूर पढ़ो जिसे हम रिक्वायरमेंट कहते हैं, इसको ज़रूर पढ़ा करो। बहुत से क्वेश्चन पार्टनरशिप के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में इतना उसका हाथ साफ नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो पूरा केस बिल्ड करेगा और आखिर में तुमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और स्टूडेंट उसमें अपना फिर ऑथर बनता है, स्टूडेंट जज बन के फिर सॉल्व कर रहा होता है। एग्जामिनर आराम सुकून से बगैर किसी टेंशन लिए काट देता है, उसे पता होता है कि ये बेवकूफ़ी कर गया, फंस गया मेरे ट्रैप में। बात समझ आई? तो पेपर, अच्छा अभी तक आपने 2 चैप्टर्स पढ़ ली, चैप्टर 2 चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आपको लगता है लॉ मुश्किल है? बहुत आसान लिखा हुआ है, एम आई राइट? इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरिया स्टार्ट होगा पार्टनरशिप के अंदर, उससे पहले नहीं। सो इतना ही आसान लिखा हुआ, या कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, वर्ड्स याद करना मुश्किल हो जाते हैं, वो चीज़ें आएंगी। तो पेपर आसान है, लिखना नहीं आता, प्रॉब्लम पढ़ने में है, लिखने में है। क्लियर? चलो आ जाओ, अब ये मैं अब चेक कर लेता हूँ। अभी पहले हम ज़रा अगले चैप्टर को थोड़ा सा शुरू कर लें, तो जो प्लान करके आया हूँ वो पढ़ा सकूँ। आ जाइए जी अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 4, फ्री कॉन्सेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। फ्री कॉन्सेंट एंड जी 2 जी इसमें उसने बताया तो है नहीं कि नियर रिलेशन है कि नहीं। तो बेटा उसने, अगर आप गौर करो तो उसने कहा, ये देखो जरा, द कंडीशन विच द सेट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल आर कि द मोहसिन एंड एहसन स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। नहीं, उसने बिल्कुल नहीं बताया, तो आप यूं लिख सकते हो, इसने अगर इस तरह नरेट किया तो आप यूं लिख दो, मस्ट बी इन अ नियर रिलेशनशिप। आप यूं मेंशन, आप अपने अंदाजे बयान थोड़ा चेंज कर लो। बात समझ आई? यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि उनमें रिलेशनशिप नहीं है, तो कैसे स्पेसिफाई कर रहा है? तो आप कह दो कि कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, तो जरा थोड़ा सा वर्ड्स को बेहतर कर लो। वो ये कहना चाह, हाँ वो यही कहना चाह रहा है, कहते हैं इज आउट ऑफ नेचुरल लव। उसका ख्याल है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अच्छा इज आउट ऑफ नहीं, उसके ये लिखने का मतलब है, इसका मतलब यही है, मींस नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला रिलेशनशिप हो, लिखने का अंदाज ये है। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्या हमें इसको केस स्टडी को सॉल्व करना था? नहीं, तो हमें प्रोविजन ऑफ लॉ दोनों में से एक चीज देनी। अब यहाँ पे लेकिन वो शायद ये कहना चाह रहा है, जैसा अब बात सही है, गिफ्ट पे भी कैसे नहीं जा सकता, कंप्लीटेड नहीं हुआ, नहीं, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि यहाँ पे उसने हमसे केस स्टडी सॉल्व तो करवा नहीं रहा। हम ये कह सकते थे द गिफ्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, ऐसा भी कह सकते, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट कुछ उसने वो जो ट्रांजैक्शन की है वो उसने आखिर में रिफ्यूज कर दिया, तो इसका मतलब गिफ्ट की अगर बात लिखते तो शायद प्रॉब्लम हो जाता। कौन सी कंडीशन सोचा है, कौन से, हाँ हो सकता है, तो फिर यस, फिर कह सकते हैं कि फिर हमें अपने आप को लिमिट रखना चाहिए कहाँ तक, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे। सेंसिबल अप्रोच यही कहती है जी बेटी। क्लियर? हाँ, बेटी की एक बात सही है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, ये नज़र नहीं आ रहा, या नियर रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्लियरली खुद कह देना चाहिए कि मस्ट बी इन अ नियर रिलेशनशिप। ठीक है जी। अच्छा, हर दफ़ा एग्जामिनर का सोल्यूशन अच्छा नहीं होता, आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसको फाइनल हतमी शक्ल नहीं माननी। चलें जी प्लीज़। अच्छा, पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 मेरे पास नोटेड नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो है, जो आपके लास्ट चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो कि शुरू हो रहा है, मुनीर वांटेड टू कंप्लीट। बेटा ये पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, यानी इसका जो पास पेपर का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 एंड 6। 5 जो है ऑटम 2008 का पास पेपर है, देख रहे हो कितना पुराना आया हुआ है, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस ही खत्म होगी। ऑटम 2008 का पास पेपर है, और पास पेपर का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जो है, नईम वाज अ ट्रेडी मैनेजर, ये स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पास पेपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अब आपने घर से क्या करना है जी, प्लीज आप लोगों ने घर से क्वेश्चन नंबर 4 घर से एक दफा करना है। इज दैट क्लियर? हम कल प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ आपके एमसीक्यूज को होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। लें जी, अगले चैप्टर पे चलते हैं।
हमारा अगला एलिमेंट डिस्कस होता है। आप देख रहे हो हम एक एक चैप्टर में एक एक एलिमेंट डिस्कस करते हैं, बल्कि मल्टीपल एलिमेंट। पिछले चैप्टर में तो मल्टीपल एलिमेंट डिस्कस हो गए। अब तक हम ऑफर डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वैलिडिटी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी रेवोकेशन डिस्कस कर चुके हैं, हमने कंसिडरेशन डिस्कस कर ली है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी डिस्कस कर लिया है और ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं, दैट इज कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पार्टी की वो जो रजामंदी है वो बगैर किसी प्रेशर के होनी चाहिए। अच्छा, कंसेंट का, वैसे कंसेंट का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ माइंड, कि हम दोनों पार्टीज जो हैं बायर सेलर, वो दोनों एक ही चीज़ के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, यानी सोच मिलती है। जिस चीज़ को मैं ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ उसको सेलर बेचने के बारे में सोच रहा है। हम दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी किस्म की। मेरी बात समझ आ रही है? और फिर मैंने ये भी समझाया था एक लेक्चर में कि कंसेंट कब डैमेज होती है, किन फैक्टर्स की वजह से। 5 फैक्टर्स की वजह से डैमेज होती है। कौन कौन से? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी एक पार्टी की कंसेंट जो है वो डैमेज हो सकती है। और अगर कंसेंट डैमेज होगी तो जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो फॉर्मेशन में तो नहीं बल्कि एग्रीव पार्टी की ऑप्शन के ऊपर होता है, वो चाहे तो उसे वैलिड रहने दे, चाहे तो उसे वॉइड। बातें याद आई हैं पुरानी के ऊपर से गुजर रही हैं प्लीज? अच्छा जी, तो जरा हमने कोरिजन के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ी थी, जिसमें मैंने लाइफ थ्रेटनिंग एग्जांपल दी थी कि एक पार्टी दूसरे को थ्रेट करती है। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी कंसेंट, और कंसेंट के बाद हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पहला एलिमेंट है कोर्जन, फिर दूसरा एलिमेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इस चैप्टर के अंदर हम इन तमाम एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, साथ साथ ये भी देखते जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोर्जन अप्लाई हुई है, कंसेंट डैमेज हुई है, तो प्रूफ कौन करेगा? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, कंसेंट डैमेज हुई है, प्रूफ कौन करेगा? फ्रॉड हुआ है, प्रूफ कौन करेगा? मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, प्रूफ कौन करेगा? तो हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे होंगे साथ साथ। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें ये पता है कि इन एलिमेंट्स की वजह से 2 पार्टीज बन जाती हैं। 2 पार्टीज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, जिनको मैं नाम देता था। एक होती थी डिफॉल्टिंग पार्टी और एक को मैं कहता था एग्रीव पार्टी। ऐसा ही है? डिफॉल्टिंग वो है जिसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया। और एग्रीव कौन होती? बेचारी मजलूम, जिसके साथ पैड़ी हुई है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही है जी। सो हम ये कहते होते थे कि इनकी ऑप्शन के ऊपर अगर कॉन्सेंट डैमेज की, अगर कॉन्सेंट फ्री ना हुई, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। वो चाहे तो इसे वैलिड रहने दे, चाहे तो इसे वॉइड कर दे। वैलिड रहने देगा तो क्या करेगा? खामोश रह ले तो वैलिड रहेगा। जाके कॉन्ट्रैक्ट फाइल, केस फाइल कर देगा तो ऑब्वियस बात है वो उसको रिसेंड करना चाहेगा, कैंसिल करना चाहेगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं एक और चीज़, एक छोटी सी बात अभी बता देता हूँ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सिर्फ ये याद रखना कि 4 एलिमेंट्स की बेस के ऊपर अगर कॉन्सेंट डैमेज हो, इन 4 एलिमेंट्स की बेस के ऊपर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। इसके केस में थोड़ा डिफरेंस है, ये जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने पहले जनरली बोला जब मैंने पढ़ाते हुए कि 5 एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या हो सकती है? कॉन्सेंट डैमेज हो सकती है। मैंने कहा कॉन्सेंट डैमेज होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ना एग्रीव पार्टी की ऑप्शन के ऊपर क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मींस कि एग्रीव पार्टी चाहे तो वैलिड रहने दे, चाहे तो वॉइड कर दे। ठीक है? तो लेकिन लॉ कहते हैं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अब जरा थोड़ा सा इसको डिटेल, अगर इसको हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि 4 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस सेम होंगे, इसके केस में थोड़े डिफरेंट होंगे, मिस्टेक के केस में थोड़े डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ लिया अब पहले उसको एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं ताकि फिर मैं कोरिजन पढ़ाना स्टार्ट करूँ। जी प्लीज़, इंट्रोडक्शन कॉन्सेंट मेरे लिए को पढ़े प्लीज़।
जी प्लीज। Both persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same. यानी सेम चीज के बारे में और सेम सेंस, हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हमारे दिमागों में कोई एम्बिगुइटी नहीं है। जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ अपने दिमाग से कि मैं ये चीज़ बेचने जा रहा हूँ, वही चीज़ बाहर के दिमाग में भी है। इसे आइडेंटिटी ऑफ माइंड भी कहा जाता है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। जी प्लीज पढ़िए आगे। Consent is that the agreement is not valid and is not enforceable. अगर कॉन्सेंट ना मौजूद हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। प्लीज एग्जांपल जरा 1 पढ़ें, आपको आइडेंटिटी ऑफ माइंड समझ आएगी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड होती क्या है। यकसानियत दिमाग की। उर्दू में अच्छा सा वर्ड याद आ गया, क्या करूं। जी एग्जाम्पल 1 समझ आई कि एक पर्सन के दिमाग में कौन सी कार है और दूसरे पर्सन के दिमाग में कोई और कार थी। बायर सेलर का आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं था, मैच नहीं करते थे। इसका मतलब अब यहाँ पे कॉन्सेंट एक वैलिड कॉन्सेंट नहीं होगी, एब्सेंट होगी। जी प्लीज फ्री कॉन्सेंट। फिर कॉन्सेंट फ्री कब होती है? जी पढ़िए। Consent is said to be free when it is not caused. यानी कॉन्सेंट फ्री समझी जाएगी अगर ये एलिमेंट उसे डिस्टर्ब ना करें। कौन से एलिमेंट्स हैं जी? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर आप गौर करो आगे फिर एक एक वर्ड लिखा हुआ है और, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ में। आप कभी भी लॉ की कोई प्रोविजन इन चीज़ों के, इन 2 वर्ड्स के बगैर नहीं देखोगे, क्योंकि या तो सारी कंडीशन या किसी एक कंडीशन। इसका मतलब एक भी इनमें से पूरी हुई, कोर्जन अप्लाई हुई या अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ या फ्रॉड कमिट हुआ, कोई एक एलिमेंट भी प्रेजेंट हुआ, कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलो आ गया। अच्छा अगली 2 लाइनें काट दो, वही बात दोबारा रिफ्रेश की हुई है। तो मैं चाहता हूं बजाय कि आप स्मार्ट स्टडी करें, मैं साथ साथ थोड़ी हेल्प कर दूं आपकी। वही बात दोबारा रिफ्रेश की हुई है, अगर आप पढ़ भी लें तो कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं बस साथ साथ मैं रिफ्रेश, साथ साथ ऐसी चीजें कटवा दूं जो जरूरत नहीं है जिनकी। जी डन। आगे चलें पहले एलिमेंट की तरफ, कोर्जन। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको आसान लफ्जों में सिखाया था कि कोई ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने मना किया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी को किसी का मर्डर करना, किसी को लाइफ थ्रेट करना, ये दोनों चीजें मना है कानून के अंदर, ठीक है। आप किसी को थ्रेट कर सकते हो, कनपट्टी पे बंदूक रखना इजाजत है? नहीं ना, नहीं इजाजत है। सो इनफैक्ट ये कोर्जन है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सपोज ये केस है बिटवीन मरियम एंड आईके, और मरियम साहिबा जो हैं वो बनी गाला की प्रॉपर्टी, ये वो वाली मरियम नहीं है जो आप सोच रहे हैं प्लीज़, ये बनी गाला की प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रही हैं और 5 लाख रुपए में। बेशक उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो 5 लाख रुपए में एक्वायर करना चाह रही हैं। सपोज मुझे एक बात बताओ, मरियम खुद जाके थ्रेट करेगी? नहीं, जानते हो उसको क्या करेगी? वीडियो बना ली। क्या करेगी? कौन? वो तो मुझे पता है, हाँ वो मुझे आइडिया है। मुझे भी उन्होंने रातों रात क्रैश खत्म। उन्होंने कहा ना सर क्रैश हो गया। अच्छा जी प्लीज कोई बात नहीं। अच्छा सपोज अज्यूम करें मरियम नवाज, वैसे ये तो यूट्यूब पे जाना मुझे अब याद है। कोई बात नहीं जी, अच्छा चलें, अल्लाह भला करेगा। अच्छा जी मरियम, उसके तो पीछे फिर लोग चले गए, मेरे पीछे तो किसी ने आना भी नहीं है। अच्छा जी मरियम साहिबा ने 5 लाख की प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रही हैं बनी गाला की। अब मरियम साहिबा खुद जाएंगी? नो, वो किराए के गुंडे हायर कर सकती हैं। इसका मतलब है हाँ ठीक है, सपोज वो 2-3 ये गुंडे छोटे छोटे बना देते हैं, ये हायर कर सकती हैं, ऐसे ही है। और ये लोग आईके को थ्रेट करेंगे और आईके को मजबूर करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। बात समझ आ रही है? अच्छा एक तरीका ये भी तो हो सकता है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, अच्छा ये भी तो हो सकता है। इसका मतलब वो ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कौन है? मरियम और आईके। लेकिन क्या ये जो कोर्जन अप्लाई कर रहे हैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं?
इसका मतलब है जो लोग कोर्जन अप्लाई कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना जरूरी नहीं है। ये जो सामने वाली पार्टी है ये किराए के गुंडे हायर कर सकती है। मतलब कोर्जन में बी अप्लाई बाय अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर मींस ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब है इसका। तो मैं इसको कह सकता हूं ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये होगा, मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अप्लाई कोर्जन, कह सकता हूं मैं ये स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कैन अप्लाई। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होने चाहिए, लेकिन यहां पे भाई स्ट्रेंजर भी अप्लाई कर सकता है, सिनेरियो ही ऐसा है। अच्छा ये भी तो हो सकता है, जरा समझिए आके साहब तो बहुत सॉलिड बंदे हैं, उनको तो थ्रेट कर भी दिया तो उन्होंने परवाह नहीं करनी। लेकिन समटाइम्स लोग अपने आप पे नहीं डर, अपने से नहीं डरते, लेकिन अपने लव्ड वन से डर जाते हैं। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन शायद, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं शायद खुद तो थ्रेट से ना डरूं, लेकिन अगर कोई मेरी आल औलाद को थ्रेट करेगा, मेरे बेटे को थ्रेट करे, तो डेफिनेटली मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊं या मैं शायद डर जाऊं। ऐसा है। सो ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब है कि ये गुंडे जाके आईके के बच्चों के ऊपर, उनके चिल्ड्रंस के ऊपर थ्रेट करते, अप्लाई करते। ऐसा भी तो हो सकता था, तब भी तो ये प्रेशराइज हो जाएगा। इसका मतलब मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं कि आईके अंडर प्रेशर आ सकता है इस वे में भी और इस वे में भी, यानी कि स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रेंजर पे भी कोर्जन अप्लाई की जा सकती है। ये भी क्या कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है? नहीं, ये भी तो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी तो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है। उनके बेटे जो हैं दोनों, वो भी तो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट हैं। कोर्जन तो उन पे भी अप्लाई की जा सकती है। उसका मतलब है कोर्जन स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई किया जा सकता भी कोर्जन जो है स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकता है और कोर्जन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई की जा सकती है। बात समझ आई? तब भी ये पार्टी की कॉन्सेंट क्या हो जाएगी? फ्री नहीं रहेगी, डैमेज्ड हो जाएगी बाय द कोर्जन। बात समझ आई है? यानी आईके थ्रेट हो जाएगा, आईके डर जाएगा, आइदर इस वे में भी डर सकता है और इस वे में भी डर सकता है। ये बात समझ आई है आप सबको? बात समझ आई? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे लव्ड वंस को थ्रेट करोगे तब भी मैं अंडर प्रेशर आ जाऊंगा। क्लियर? हालांकि वो मेरे लव्ड वंस इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। क्लियर? सो कोर्जन अप्लाई अगर हो गई तो कॉन्सेंट क्या हो गई? डैमेज। ठीक है, डिफॉल्टिंग पार्टी कौन बन जाएगा? मरियम। और एग्रीव पार्टी कौन बन जाएगी? आईके। तो किसकी ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। किसकी ऑप्शन पे? आईके की ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वो चाहे तो इसे वैलिड रहने दे, चाहे तो इसे वॉइड कर दे। लीजिए आगे वाली कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ ही डिस्कस कर लेते, फिर एक ही दफा पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज आईके ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी, प्रेशर में आके दे दी। बाद में जब वो प्रेशर से रिलीज हुआ या सिक्योर हो गया, उसने केस फाइल किया और केस फाइल करके प्ली क्या करेगा कि मेरे पे कोर्जन अप्लाई हुई है या मेरे लव्ड वंस पे कोर्जन अप्लाई हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी ऑप्शन के ऊपर क्या है? वॉइडेबल। और मैं इसको वॉइड करता हूं, मैं इसको रिसेंड करता हूं, कैंसिल करता हूं। रिसेंड का वर्ड यूज कर रहा हूं, टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब है कैंसिल करना, कैंसिल करना, रिवोक करना। ठीक है, मैं रिसेंड करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है जी, कोर्ट के सामने वो ये प्ली करेगा। तो बेटा देखो, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी जा चुकी है, कागज 5 लाख आ चुके हैं और ये कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या करना चाहिए असूलन इसे? आईके को अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, रिसेंड करना चाहता है, वॉइड करना चाहता है, तो क्या करे? रीस्टोर द बेनिफिट्स। जो बेनिफिट लिए वो तो वापस कर दो। जब तुम प्रॉपर्टी वापस लेने की विश रखते हो तो 5 लाख जो लिया हुआ वो भी वापस करो। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है अगर कोर्जन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो गया है और एग्रीव पार्टी ने उसे वॉइड कर दिया है या रिसेंड कर दिया है, तो वो बेनिफिट वापस कर देगी जो उसने रिसीव किए होंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया इसके साथ लिंक करके, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। ये बात भी समझ आ गई? रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट समझ आई? सो पार्टी, एग्रीव पार्टी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहती है तो फिर जो बेनिफिट्स लिए हुए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने कमाए नहीं, वो पैसे
वापस कर दे, तो वो वापस कर देगी। तो आय के 5 लाख वापस कर देगा और मरियम प्रॉपर्टी के कागजात वापस कर देगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक छोटी सी बस लास्ट बात और उसके बाद प्लेस ऑफ कोरिजन। ये एक छोटी सी बात समझाना जरूरी है, बस लास्ट। प्लेस ऑफ कोरिजन, जहां कोरिजन अप्लाई हुई है वो प्लेस। लॉ की नजर में तड़ी जहां मर्जी लगा दो, ठीक है, जिधर मर्जी तड़ी लगा दो। इवन के वो कौन से गैर इलाके कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जहां पे इलाका गैर, जहां पे कोई कानून नहीं कुछ नहीं है, वही है ना, इलाका गैर कहलाते हैं ना। इवन के इलाका गैर लगा दो जहां पाकिस्तान की हदूद भी ना हो शायद, ठीक है। लेकिन कोरिजन अप्लाई हमें प्रॉब्लम नहीं है लॉ की नजर में। केस अगर पाकिस्तान में फाइल हुआ है तो यही समझा जाएगा कि कोरिजन पाकिस्तान में अप्लाई हुई है, कहां चटा है, ठीक है। लॉ ने क्या कह दिया कि जहां मर्जी तड़ी लग जाए, बेशक वो पाकिस्तान की हदूद में भी ना हो, लेकिन अगर उस एग्रीव पार्टी ने केस पाकिस्तान में फाइल किया है तो ये समझा जाएगा कि उस केस में कोरिजन पाकिस्तान में अप्लाई हुई है, यानी पाकिस्तान की बाउंड्रीज में अप्लाई हुई है। इसीलिए हम इस केस को ऑप्ट कर रहे हैं। ये बात समझेंगे तो फिर ऑप्ट करेंगे ना, वरना तो ये मैटर ही किसी और की जुरिस्डिक्शन का बन जाएगा। तो लॉ ने कानून में ये बात लिख दी गई फिर कि हम समझेंगे ये हमारा मैटर है, और अगर ये हमारा मैटर है तो फिर फैसला भी हम करेंगे। बात समझ आई ये बात? अब कोरिजन कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ते हैं सिर्फ। जी प्लीज बेटे अब पढ़ना शुरू करें जी। अब कोरिजन की पहले जरा डिटेल डेफिनेशन पढ़ते हैं जी प्लीज। जी प्लीज, मैं यहाँ पे जरा पहले रोक के मैं जरा साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। कोरिजन इज द कमिटिंग, यानी उस एक्ट को कमिट कर लेना जो लॉ ने मना किया है, मर्डर कर देना, किसी को थ्रेट कर लेना, या और थ्रेटनिंग टू कमिट, या सिर्फ तड़ी लगाना, दोनों ही कोरिजन का हिस्सा है। जरूरी नहीं गोली मार दोगे तो फिर कोरिजन है, नहीं, दोनों ही कोरिजन है, ठीक है जी प्लीज। जी और the unlawful, अच्छा यहाँ तक फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पेनल कोड मींस बाय द लॉ, ठीक है। अच्छा, और इससे वैसे ये क्रिमिनल ऑफेंस है एक्चुअली ना, ये थ्रेट करना। जी प्लीज। और the unlawful detaining, डिटेनिंग का मतलब होता है कब्जा कर लेना, हिरासत में ले लेना, डिटेन कर लेना। जिसे हम प्रॉपर्टी पे कब्जे नहीं कर लेते उसे कहते हैं डिटेनिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हिरासत में ले लेना or threatening to detain या कब्जे की धमकी देना। any property to the अच्छा, एनी प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी का जो टर्म है ना ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके दोनों मतलब होते हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, ठीक है। खाली जहन में ज़मीन नहीं आनी चाहिए, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी के शुमार होती है। मूवेबल से मुराद आपके क्या हैं, आपके डेटर, आपका बैंक बैलेंस, आपका कैश, आपका स्टॉक, ये सब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी व्हीकल्स, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है जी। चलो, to the prejudice of any person, प्रेजुडिस कहते हैं हार्म, इंजरी टू एनी पर्सन। इसको आप बेशक वर्ड को चेंज करके लिखना चाहो, टू द इंजरी ऑफ एनी पर्सन भी लिख सकते हो। whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, हाँ, दोनों में से जो मर्जी हो, प्रॉपर्टी डिटेन करें या थ्रेट करें या एक्ट ऐसा कमिट करें या थ्रेट करें, मकसद क्या है, अगले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए मेरे साथ। इज दैट क्लियर? चलो आगे पढ़ें। the analysis of above definition reveals that coercion may be compelling a person to enter into a contract under pressure or a threat. जी, उसने आसान करके दोबारा वही बात उसने एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर? एग्जाम्पल प्लीज 2 और 3 पढ़िए जरा। जी डन। 2 और 3 जी, थर्ड वाले का बता देता हूँ मैं। बेटा अगर देखो गवर्नमेंट है ना,
इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लॉ को इजाज़त, लॉ एक बना हुआ है और गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को इटसेल्फ इजाज़त है कि वो खुद लॉ तोड़ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? हाँ, सच्ची नहीं, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं, हम ऐसा ही मान के चलेंगे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अगर कोर्जन अप्लाई करने की कोशिश करेगी, थ्रेट करेगी, तो वो भी कोर्जन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो यानी फेडरल गवर्नमेंट का कोई एजेंट अगर इस तरह थ्रेट करे तो ये काबिल कबूल नहीं होगा, वो उसने भी लॉ तोड़ा कर, यानी लॉ मेकर ही लॉ तोड़ नहीं सकता, ये वो कहना चाहता है। जैसे आप पढ़ता हूँ मैं, द गवर्नमेंट थ्रेटन टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम को थ्रेट करी कि तेरी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे, हालांकि होता यही है ना? गवर्नमेंट सबसे पहले आके आपके सबसे पहले बैंक अकाउंट सीज करती है, लेकिन चले हम अज्यूम करें, हम अच्छी वाली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे अच्छे से मुल्क में रहते हैं। टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर से जो फाइन ड्यू था उसके बदले उसे कहा कि अगर तू फाइन पे नहीं करेगा तेरी प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। द सन ऑफ आजम, ठीक है, बाबर द सन ऑफ आजम, आजम पेड द फाइन, आजम ने फाइन पे कर दिया। हेल्ड द फाइन वॉज रिकवर्ड बाय कोर्जन, कि उसने कोर्जन, गवर्नमेंट ने कोर्जन अप्लाई की है, थ्रेट किया है टू डिटेन द प्रॉपर्टी, जो कि कोर्जन में फॉल करेगा और कंसेंट क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी बाय द पार्टी। जी बेटी, क्लियर हुआ? आप समझ आई बात की? उसने ये समझाना बस चाहे जो मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि लॉ मेकर को इजाज़त नहीं है कि वो लॉ तोड़ दे, ये इजाज़त नहीं है कि आप लॉ मेकर हो तो आप हैसियत करें। हालांकि जब नोटिस आता है प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का, तो पहला, दूसरा, तीसरा नोटिस जब आ जाए तो उसके बाद वो यही कहते हैं तेरी प्रॉपर्टी सीज करने लगे हम, बल्कि आखिर तो ताला भी लगा जाते हैं अक्सर। चलो जी, प्लीज़ अगली बात जी, प्लीज़ पढ़िए। Immaterial whether the Pakistan Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed. ये डजंट मैटर कि पाकिस्तान में कोर्जन अप्लाई हुई है या नहीं हुई। जी, If the suit is filed in Pakistan, the provisions of Pakistan Penal Code shall apply. अगर ये पाकिस्तान में केस फाइल हो गया तो ये केस हमारा है और हम भी देखेंगे, इसका फैसला भी हम ही सुनाएंगे। एक बड़ी प्यारी एग्जांपल 4 ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, केस कौन कर रहा है और बेचारा एग्रीव्ड कौन है, ये बड़े ध्यान से देखना है इस केस में, अमीर और फ़कीर। जी पढ़ ली, ज़रा समझ आइए क्या हुआ है। जिस पर्सन ने कोर्जन अप्लाई की है उसी ने आके केस फाइल कर दिया है कि ये अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा या एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं ज़रा थोड़ा सा इस केस स्टडी को समझा देता हूँ। अमीर था और अमीर ने कोर्जन अप्लाई किया जी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अमीर ने अप्लाई किया ना, तो अमीर ने फ़कीर के ऊपर दबाव डाला है या कोर्जन अप्लाई की है, और बाद में जब वापस आया होगा तो फ़कीर ने काम करने से इनकार कर दिया। तो अमीर ने क्या किया, अमीर आफ्टरवर्ड सूट्स फ़कीर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कराची। अगर आप गौर करो, ये अमीर और फ़कीर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ अगर आप जाए आपको, तो हो ये रहा है कि अगर ये अमीर है और ये फ़कीर है और इसने कोर्जन अप्लाई किया सपोज, तो ये कौन हुआ, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी एक तरह से, और ये कौन सी पार्टी हुई, फ़कीर, एग्रीव्ड। असूलन केस किसको फाइल करना चाहिए, एग्रीव पार्टी को, लेकिन केस तो किस तरह सिनेरियो बिल्ट हो रहा है कि आके यही डिफॉल्टर पर्सन केस फाइल कर रहा है, केस बन रहा है ए वर्सेस एफ, अमीर वर्सेस फ़कीर। हालांकि डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है, अमीर ही डिफॉल्टिंग पार्टी है, लेकिन चूंकि फ़कीर शायद केस परफॉर्म नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो थ्रेट में नहीं है,
तो उसने अपनी सर्विसेज देने से, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। अब देखा जाएगा तो पहले केस जब स्टार्ट होगा तो ऐसे ही लगेगा कि ये एग्रीव पार्टी और ये डिफॉल्टिंग। वो अलग बात है जब इसका वकील अपना प्ली पेश करेगा कि जनाब मेरी जो कंसेंट थी वो डैमेज थी बाय द कोर्जन अप्लाइड बाय द मिस्टर अमीर साहब, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरी ऑप्शन के ऊपर और मैं इसको रिसेंड करना चाहता हूं। बात समझ आई? अब क्वेश्चन आता है कि फिर प्रूफ कौन करेगा दोनों में से। अब क्वेश्चन देखो ना, पहला जब दावा किया गया, जब केस फाइल हुआ तो ए ने फाइल किया, ए ने कहा ये अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। से मैं कहता हूं चले इसमें और केस में जरा थोड़ा ट्विस्ट डाल दें, इसने 50,000 रुपीज अमीर ने एडवांस भी दे दिए थे। अमीर कहेगा जनाब मैंने इसको 50,000 एडवांस दे दिए हैं, ये अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑब्लिगेशन ब्रीच कर रहा है, तो फिर क्या होगा? डिफॉल्टर बन गया लॉ की नजर में। तो लॉ सबसे पहले इससे पूछेगा हाँ भाई क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये डैमेजेस डालें। लेकिन उसका वकील क्या कहेगा? प्ली लेगा कि जनाब ये कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, डैमेज थी बाय कोर्जन, ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेंट डैमेज है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूँ? रिसेंड कर सकता हूँ। तो मैं अगर रिसेंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और हाँ ये ले पैसे वापस ले ले, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स है ना, ये ले 50,000 वापस ले ले, मुझे नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर प्रूफ कौन करेगा? लॉ की नजर में लॉ ने ये लिखा हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरह से एक्सप्रेस होता है। बेयर एक्ट उठा के देखोगे तो कुछ ऐसे एक्सप्रेस होता है, बुक उठा के देखोगे तो ऐसे एक्सप्रेस होता है। मैंने दोनों लिख दिया। पर्सन पुटिंग द एलिगेशन, जो इल्जाम लगा रहा है वही साबित करेगा। कोर्जन का इल्जाम जो लगा रहा है वही साबित करेगा। और दूसरा तरीका लिखने का लॉ ने आपकी बुक में कैसे एक्सप्रेस किया? पर्सन हु वांट टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच या फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, जो अपने आप को बचाना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहता, इस बात का बहाना बनाकर कि कोर्जन अप्लाई हुई है वही प्रूफ करे। तो बातों का मतलब एक ही है, मैंने जरा आसान लफ्ज लिख दिए ऊपर वाले बेयर एक्ट के। पर्सन पुटिंग द एलिगेशन, जो इल्जाम लगा रहा है वही साबित करे। तो इस केस में कौन इल्जाम लगा रहा है कि कोर्जन अप्लाई हुई है, तो फिर साबित कौन करेगा? एफ साबित करेगा। इज दैट क्लियर? चलो जी प्लीज आगे चलते हैं। ये एग्जांपल अब क्लियर है जी? चलें आगे आ जाएं। फिर अगले नोटिस पढ़िए, ऊपर ही लिखा हुआ पेज पे। Notice that coercion may be exercised from any person and may be directed against any person who is even not a party to the court. जी, नोटिस दैट कोर्जन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन, वो गुंडे कड़ाए के, ठीक है, एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, यानी वो बेचारे उसके बेटे, who is even not a party to the contract, बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होंगे, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। चलें जी एग्जांपल 5 और 6 जरा जल्दी से पढ़िए। आप लोगों की FAR 1 की क्लास है आज? 8 से 2 बजे तक? तो फिर आज आप लोग आज का वो ले लेते, ऑनलाइन ले लेते मेरा लेक्चर। लेकिन वो भी पोर्टल में दे दिया हुआ है, ठीक है सही। बस 3-4 बच्चों को मैंने बुलाया था सर ने कैलकुलेशंस के लिए हो, ठीक है ठीक है, वो कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ सर के लिए। जी एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन में? नो। आगे चलते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं जरा जब प्लीज जल्दी से जी। The agreement is contract voidable at the option of party whose consent was caused by यानी कौन सी एग्रीव पार्टी जिसकी कॉन्सेंट डैमेज हुई है, ठीक है, उसकी ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। जी प्लीज एग्जांपल 7 पढ़िए जरा एक दफा।
जी डन। एग्जाम्पल 7, चलें अगली बात पढ़ें जरा फिर। Restitution of benefits on Rescission. The party rescinding यानी कैंसलिंग, अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंडिंग का मतलब होता है कैंसिल करना ना, ठीक है, अवॉइड करना। The party rescinding avoidable contract shall, if he has received any benefit from, अगर उसने कुछ भी बेनिफिट लिया हुआ है किसी दूसरी पार्टी से, restore सच बेनिफिट वापस कर दे वो बेनिफिट, रीस्टोर सच बेनिफिट। इसे रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, आगे उसने वर्ड लिखा हुआ है रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी कहा जाता है। जी प्लीज अगली बात, पेमेंट एंड रिटर्न। A person to whom payment has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. अगर कोर्जन के मद में कुछ भी, उसने दोबारा उस सेक्शन में इस बात को इन्फोर्स किया कि तुम्हें कुछ भी डिलीवर हुआ है, कोई पैसा, कोई चीज़ जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट, कोर्जन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी पहली बात जो समझाई गई वो एग्रीव पार्टी के हवाले से समझाई गई कि तुम वापस कर दो अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहते हो। दूसरी डिफॉल्टिंग पार्टी के हवाले से समझाएगी कि तुम्हें भी कुछ मिला है तो वापस कर दो। यानी दोनों को कहा जा रहा है, आईके को भी या ए को भी या एफ को भी, दोनों को कहा जा रहा है कि ए तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिला है तो तुम भी वापस कर दो, और एफ तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रहे हो, तुम भी वापस कर दो। तो दोनों पार्टीज को समझाया उसने। यूं कहूं तो सेक्शन 64 में उसने एग्रीव पार्टी को समझाया कि भाई तू वापस कर दे, और सेक्शन 72 जो उसने रीपेमेंट लिखा हुआ है वो उसने डिफॉल्टिंग पार्टी को समझाया कि भाई वापस कर दे, ठीक है। तो आसान लफ्जों में दोनों पार्टीज को जो बेनिफिट मिला हुआ है वो वापस कर दे। इज दैट क्लियर? ले जी, यहां तक था आपका कोर्जन, समझ आ गया कोर्जन? अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं, सारा नहीं पढ़ते ताकि परेशान हो जाएंगे आप लोग। मैंने आसान से लफ्जों में पहले भी सिखाया था कि अगर वो जो एक वर्ड बोला था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से, मतलब कि इनफैक्ट अब आप कोर्जन अप्लाई नहीं करोगे बल्कि आप अपने रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल करने वाले हो। यानी अब हम उन रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं जिनमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी और वो उस अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल, अनफेवरेबल एडवांटेज लेगी या अनफेयर एडवांटेज लेगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट में कौन सा पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप में है? टीचर। ट्रैफिक वार्डन और उस सिटीजन में कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में है? वार्डन। पुलिस में और या यूं कहूं टैक्स पेयर में और टैक्स डिपार्टमेंट में कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में है? डिपार्टमेंट। डॉक्टर और पेशेंट में पता है अगर पेशेंट थोड़ा सा भी बोलेगा इसने स्विच ऑफ करना और मैंने ऑफ हो जाना, ऐसे ही है ना। सो इनफैक्ट डॉक्टर, सो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये वो रिलेशनशिप्स हैं जिनके, या अच्छा चलें फियांसे और फियांसी, उसमें भी डोमिनेशन है, उसमें भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है। मियाँ बीवी की बात नहीं की, उन्हें पता है ये एक दूसरे की नहीं सुनते, उन्होंने मंगेतर और मंगेतर की बात की, उन्होंने कहा जनाब एंगेजमेंट के तक ये सुन लेते हैं, मियाँ बीवी बनने के बाद एक दूसरे की नहीं सुनते, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है, कल्चर वैसे कल्चर वेरी करता है। चलें, समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करेंगे जिनमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। अच्छा, डोमिनेटिंग पोजीशन में होना गुनाह नहीं है, या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई है, ना ना ना, बस ये पॉइंट है कि समझाना ही चाह रहा हूँ कि वो अगर अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगी, अनफेयर एडवांटेज लेगी, तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस समझी जाएगी। लाइक अगर मैं अपनी मिसेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहूँ कि 50 मिलियन की प्रॉपर्टी को 5 लाख के अंदर, तो मैं उसको प्रेशराइज करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उस रिलेशनशिप में हूँ, मैं रिलेशनशिप में डोमिनेट होने का एडवांटेज उठाऊंगा और उसे कहूँगा मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लगा दे। तो इनफैक्ट मैंने कोएर्जन अप्लाई नहीं की बल्कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, मैंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। देखो ये ऐसे भी हो सकता था कि मेरी मिसेस वाकई वो प्रॉपर्टी बेचना चाहती हो और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो 50 मिलियन, मैं 50 मिलियन पे करके उससे खरीद लूँ, तो क्या मैंने डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया? नो। सो जरूरी नहीं है, ये इस बात का सबूत नहीं है, लेकिन हाँ सस्पिशन, एक शक रेज हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मैं जिस तरह कहा, अगर फॉर एग्जांपल ये अपनी व्हीकल बेच रहा है, ये मार्केट में 3 लोगों से रेट लेकर आया, फिर इसने मुझे एक रेट ऑफर किया, मैंने इसको एक ऑफर दे दी, इसको मेरी ऑफर अच्छी लगी, सपोज है मेरा, सपोज मैं कहता हूँ लाइक हम इसका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में है, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ, इसने 3 जगह से रेट लिया है, मैंने इसको जो रेट ऑफर किया है इसको अच्छा लगा,
मार्केट से ज़्यादा रेट ऑफ, सपोज इसकी व्हीकल जो है, इसकी व्हीकल 1 मिलियन की मैंने रेट ऑफर किया है, हो सकता है इसको 1 मिलियन ना मिल रहा हो मार्केट से, तो क्या मैंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया? नॉट एट ऑल। तो मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? लॉ ने बर्डन ऑफ प्रूफ जहाँ पे रखा हुआ है, लॉ ने बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रखा है? लॉ ने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ किस केस में होगा? फॉर एग्जांपल, अब पहली बात, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस मैंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव पार्टी की ऑप्शन के ऊपर क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। और वो चाहे तो वैलिड रहने, चाहे तो वॉइड कर दे। सपोज एग्रीव पार्टी उसे वॉइड कर देती है, अज्यूम करें एग्रीव पार्टी ने वॉइड कर दिया, तो क्या प्ली ली होगी? सपोज इसने क्या प्ली ली होगी कि मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, ये कहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सलमान साहब, बाय माय टीचर, चलो बाय टीचर सलमान, यही बात करेगा ना ये कि भाई इन्होंने मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? लॉ कहता है इस केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ है उस बंदे के ऊपर। कौन प्रूफ करेगा? द पर्सन हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन। ये फंसा दिया लॉ ने, कहां चिट्टा है वंस अगेन। कौन प्रूफ करेगा जी? जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। अब यहां पे कौन प्रूफ करेगा? उस्ताद जी, डोमिनेटिंग रोल में, ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट के केस में कौन प्रूफ करेगा? डॉक्टर, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर में कौन प्रूफ करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मतलब है, अब मैं आपको ना, मैं ये बात इस तरह क्यों समझाई, अब मैं एक और इससे यहां से एक ब्रांच निकालने लगा हूं। ब्रांच ये है कि देखो, हमें ये दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं, ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, अज्यूम करें। अगर मुझसे कहा जाएगा कि एक पार्टी कहे, बी कहे मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, तो लॉ कहेगा प्रूफ करो कि प्रूफ करे कौन? जो डोमिनेटिंग रोल में है। तो फिर पहले हमें यह देखना होगा ए और बी में से डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है, और फिर देखना होगा सेकंड स्टेप में कि क्या उसने डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत फायदा उठाया कि नहीं उठाया। ऐसा ही है ना? मैंने अभी तक तो आपको रिलेशनशिप बता रहा था ना, अभी मैंने नहीं बताया आपको, मैंने कहा ए और बी हैं, आप बताओ कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन में। मैं कोई फैक्ट्स दूंगा तो आपको पता चलेगा ना। सर लेकिन जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है वो तो डोमिनेटिंग नहीं हो सकता, जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस वो डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। लेकिन ये तो आप प्रिजम्पशन करो, फिर तो इस तरह के फिर अमीर को कभी केस ही फाइल नहीं करना चाहिए था। कोरिजन तो यही अप्लाई कर रहा था। आप यहाँ पे ये ज्यूम करना चाह रहे हो कि हमेशा मजलूम नहीं, जालिम भी तो जा सकता है कोर्ट में। मैं यही समझाया, क्लियर होगी हमारी बात। अच्छा, अब जरा समझो, इसका मतलब है हमारा केस दो हिस्सों में सॉल्व हुआ करेगा। सबसे पहले हम देखा करेंगे कि क्या कौन पर्सन है जो डोमिनेटिंग रोल में है, कौन पर्सन है जो डोमिनेटिंग रोल में है, और है भी कि नहीं। दो पार्टीज के दरमियान डोमिनेशन रोल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। जिस तरह फॉर एग्जांपल, क्या एक सेलर और बायर में डोमिनेटिंग रोल होता है किसी का? नो, बार्गेनिंग पोजीशन इज नॉट द डोमिनेशन। ये बात प्लीज क्लियर करें। कई दफा होता है ना बार्गेनिंग पोजीशन वीक हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि बायर कई दफा स्ट्रांग होता है, कई दफा सेलर स्ट्रांग होता है। सारे दिन की दिहाड़ी ना लगी हो तो फिर वो मार्जिन, बगैर मार्जिन की भी चीज बेच देता है दुकानदार, ऐसा होता है ना। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बायर और सेलर के दरमियान कोई डोमिनेशन है? क्या सेलर हैवी होता है, हावी होता है उसके ऊपर? नहीं। क्या बायर हावी होता है? नहीं। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों ने बिजनेस करना है, एक ने बिजनेस करना है और एक ने अपनी चीज खरीदनी है। लेकिन समझाना ये चाह रहा हूं, डोमिनेंस नहीं होती। आप बैंक के पास किसी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हो तो क्या बैंक की डोमिनेंस होती है आपके ऊपर? नो। क्या आपकी डोमिनेंस होती है? नो। वो रिलेशनशिप है ही नहीं डोमिनेंस वाला। मैं समझाना, कुछ समझ आ रही मेरी बात की? इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा क्या इस ए और बी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई डोमिनेटिंग रोल में है भी कि नहीं है। और फिर सेकंड स्टेज पे हमें ये देखना होगा, सेकंड पॉइंट में, कि अब किसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ उसी को करना है जो डोमिनेटिंग रोल में है, बात खत्म। लेकिन अब यहां पे ना मैं समझाना क्या चाह रहा था, दो तरह की चीजें हैं। एक ये है, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं लॉ की नजर में जिनमें लॉ ने अज्यूम कर लिया है कि इनमें डोमिनेंस पाई जाती है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें लॉ ने अज्यूम कर लिया है कि इन पार्टीज के दरमियान डोमिनेंस मौजूद है, जिस तरह टीचर और स्टूडेंट, मदर एंड फादर, मदर एंड सन, ठीक है, या फादर एंड सन, ठीक है, अच्छा मदर और फादर में भी होती है लेकिन चलो सो मदर एंड सन सपोज चिल्ड्रन के दरमियान, ठीक है, इसी तरह डायरेक्टर और कंपनी, इन लोगों के दरमियान डोमिनेंस मौजूद प्रिज्यूम किया जाता है, यानी एजम्पशन ले ली जाएगी। तो फिर वहां पे ये देखना नहीं पड़ेगा कि डोमिनेटिंग रोल किसका है, वहां पे लॉ ने कह दिया होगा जिसका आया तो उसका कह देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द बायर एंड सेलर, नो डोमिनेंस। क्लियर हो रही है बात की, मेरी बात समझ? इसका मतलब है कुछ रिलेशनशिप्स में लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया, बाकी छोड़ दिए ओपन कि खुद देख लो कि क्या इनमें डोमिनेंस पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। और अगर मैं कहूं कि बायर और सेलर में डोमिनेंस ही नहीं है, तो फिर तो उस बंदे की प्ली गलत साबित होगी, बी की, वो तो गलत प्ली कर रहा है, इसका मतलब फिर गलत दावा कर रहा है, गलत पिटिशन फाइल कर रहा है, तो उसका तो केस ही डिसमिस हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर सबसे मुश्किल बात यही समझने वाली थी कि कुछ रिलेशनशिप में लॉ ने कहा है यहाँ अज्यूम कर लो कि इनमें डोमिनेंस पाई जाती है और बाकियों में देख लेना क्या है, एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर जो डोमिनेटिंग रोल में है वो ही प्रूफ करेगा कि जनाब डोमिनेंस अप्लाई नहीं हुई। इज दैट क्लियर? जैसा टीचर को प्रूफ करना पड़ेगा, मैं कैसे प्रूफ करूंगा? मैं यही प्रूफ कर सकता हूं कि सर इसकी मार्केट वैल्यू देख लें व्हीकल की, इसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए की, मैंने इसको 1 मिलियन ऑफर किया है। सर ये 3 लोगों से कोटेशन लेकर आया था, इसने मुझे कोटेशंस दिखाई थी, इसके पास एडवाइस का पूरा हक था, ये अपने बड़ों से एडवाइस ले सकता था बेचने से पहले, मैंने इसको हरगिज मना नहीं किया था। सो ये मेरी साइड से क्या होंगे? प्रूफ कि मैंने अपनी डोमिनेंस अप्लाई नहीं की। इज दैट क्लियर जी? अगर दो बिजनेस के दरमियान डील हो रही है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं रखता। देखो स्टार्टअप का मतलब ये है कि उसकी बार्गेनिंग पावर वीक है, ट्रू, मैं मानता हूं, और दूसरे वाला जो बड़ा मगरमच्छ है वो उसको खाने की पूरी कोशिश करेगा, बट ये देखो डोमिनेंस नहीं है। कैसे? देखो मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं, आप लार्ज बिजनेसमैन हो, मुझे आपसे रॉ मटेरियल चाहिए सपोज, ठीक है, मैं आपसे ना लूं तो किसी, आप सपोज आप मुझे मिसयूज करना चाह रहे हैं या मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप मुझे 5 रुपये महंगा बेच रहे हैं पर केजी, मुझे अब मार्केट मेरे लिए ओपन पड़ी है, आपने ये थोड़ी मुझे फोर्स किया कि मुझसे ही खरीदना है, मेरे लिए वो भी सप्लायर अवेलेबल है, वो भी सप्लायर अवेलेबल है, वो भी सप्लायर अवेलेबल है मार्केट में, तो डोमिनेंस काहे की हुई? डोमिनेंस नहीं है, बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। जिस अगर फिर तो डोमिनेंस, फिर तो कोरिजन भी जा सकती है, वो उस तरफ नहीं जाते। जिस तरह बैंक में आप जाते हो लोन लेने आपको बहुत ज़रूरत है अशद ज़रूरत है, बैंक वाले कहते हैं हमारा रेट है 19%, हमने लोन देना है तो 19 पे देना, उससे नीचे नहीं देना, तो ये उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है, पावर है, स्ट्रांग पावर है। आपको लेना है तो आप लो, नहीं लेना है तो बाहर से मार्केट से ले लो किसी और से। क्या बैंक्स का, क्या सिल्क बैंक से रिफ्यूज हुए तो यूबीएल वाले लोन नहीं देंगे? क्या देंगे? यूबीएल बैठा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, हबीब मैं एक लाइन में इतने बैंक से जिस मर्जी से लोन ले लो। मेरी बात समझ पाए हो क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ बायर और सेलर, ये बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंस नहीं होती, हाँ बार्गेनिंग पोजीशन हाई लो होती है, लेकिन हाँ बार्गेनिंग पोजीशन का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि मैं किसी और वेंडर के पास नहीं जा सकता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मुझे पास एक ही लाइन में इतने बैंक पड़े, तो आप कैसे डोमिनेंट हुए? आप डोमिनेंस ना हुई। या तो मैं कहूँ मार्केट में एक ही बैंक है, या मार्केट में सिर्फ आप ही वेंडर हैं जो वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, फिर आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, ठीक है। लॉ की नज़र में डोमिनेंस आती है 40% मार्केट शेयर अगर किसी एक पर्सन के पास हो, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके डोमिनेंट रिलेशनशिप में। तो 40% शेयर ऑफ द मार्केट, क्या पूरी मार्केट में जितना बिजनेस है क्या 40% आपके पास है? फिर आप डोमिनेंट पोजीशन में होते हो। जी प्लीज चलें प्लीज आप जरा पढ़ते हैं। Undue influence definition. A contract is said to be induced by undue influence where the relations सबसिस्टिंग बिटवीन यानी जो प्रिवेल करता है उनके दरमियान, subsisting between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other. एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है and uses that position to obtain an unfair. और वो इस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाती है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 8 और 9 जरा देखो।
जी एग्जाम्पल 8-9। एक में पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मिसयूज है और दूसरे में वीक पर्सन है, जिसको एज का इशू है, बूढ़े लोग जो होते हैं, कमजोर लोग। जी पढ़ ली सबने एग्जाम्पल, समझ भी आ गई? किसी को ट्रांसलेशन इशू? बेटियां क्लियर? ओके। प्रिजम्पशन ऑन पोजीशन टू डोमिनेट, ले जी अजम्पशन आ गई लॉ की कोई। इन पर्टिकुलर मैं ये खुद पढ़ रहा हूं, आगे वाली जो कॉमा में लाइन लिखी हुई है वो काट दीजिए, मैं उसको मतलब समझा देता हूं, लेकिन वो काट दीजिए, याद नहीं करनी है। इन जर्नल के बाद दोबारा शुरू करेंगे अ पर्सन से। इन जर्नल अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। हम अज्यूम करें, इन पर्टिकुलर कहता है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन, ये अज्यूम किया जा रहा है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि पर्सन जो है वो डोमिनेट करेगा दूसरे की विल पे। कब? जब ये तीन बातें हों। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको ये जो लाइन कटवाई है इसका समझा देता हूँ। मतलब लॉ के अंदर जब कोई सेक्शन लिखा जाता है तो हो सकता है उस जैसी कोई बात कहीं और भी लिखी जाए। जैसा फॉर एग्जांपल अभी आपने ऊपर मैंने इंटेंशनली पढ़वाए दो सेक्शन, हालांकि सेक्शन याद नहीं करने ना याद रखने हैं। सेक्शन 64 और सेक्शन 72 दोनों में एक ही बात नहीं लिखी, लेकिन दोनों में डिफरेंट एंगल से वो बात पे फोर्स किया गया। इसी तरह लॉ में एक बात अगर यहाँ पे अनड्यू की डिस्कस हो रही है, डोमिनेंस यूज हो रही है, तो हो सकता है किसी और सेक्शन में भी डोमिनेंस की कोई बात यूज हो रही हो। तो लॉ उस केस में फिर बता देता है कि मेरी सुननी है कि उसकी सुननी है, यानी जो मैं कह रहा हूं वो अप्लाई होगा या जो वो कह रहा है वो अप्लाई होगा। समटाइम्स लॉ इस तरह लिखा जाता है कि कहा जाता है कि अगर कुछ कहीं और लिखा है तो उसकी मान लेना स्पेशली, वरना मेरी मान लो। इसे हम कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन। हमेशा जो स्पेशल गाइडेंस होती है, स्पेसिफिक गाइडेंस होती है, वो प्रिवेल करती है ओवर द जनरल गाइडेंस। जनरल गाइडेंस क्या है? जनरल गाइडेंस क्या है? सपोज मैं कहता हूं कि जनरल गाइडेंस ये है कि मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रिजम्पशन के बारे में यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, या मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूँ समझा सकता हूँ। मैं कहूँ अगर कंपनी के हवाले से बात कर लूँ कि कंपनी के केस में मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्म फाइल करना है, ठीक है, ये जनरल बात है, हर कंपनी ने फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म ए सपोज मैं कहता हूँ हर कंपनी ने फाइल करना है। लेकिन एक और सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की फलां कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, तो उन्होंने ये फॉर्म बी फाइल करना है। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक, तो फिर इसका मतलब स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। तो वो ये जर्नल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करेंगे। बात समझ आई? इसका मतलब स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन। तो फिर लॉ खुद समझाएगा कि कौन सी वाली बात अप्लाई करनी है। अब यहां पे देखो वो क्या कह रहा है, कहते हैं इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइस, विदाउट हार्मिंग या विदाउट इंजरिंग टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल। कहता है वट एवर कुछ भी लिखा है उनको नुकसान पहुंचाए बगैर जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनो। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो आप ये लाइन काट दो, आप इसको यूं कर लो, इन पर्टिकुलर पर्सन डोमिनेटिंग रोल में समझा जाएगा अगर where he holds a real or apparent authority over the other, के एक पार्टी की रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होगी। रियल से मुराद क्या है? आपको वार्डन की पावर क्या लगती है, रियल है कि अपेरेंट है? रियल अथॉरिटी है। टैक्स डिपार्टमेंट क्या है? रियल अथॉरिटी है। ठीक है, अपेरेंट बज़ाहिरन अथॉरिटी। ठीक है, चलो जरा पढ़े एग्जाम्पल नंबर 10, आपको रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की एग्जाम्पल्स मिलेंगी। जी समझ आई? रियल अथॉरिटी, तो रियल अथॉरिटी हो या बज़ाहिरन ऐसा लगता हो कि आप उनकी पावर में हैं, तो इनफैक्ट आप डोमिनेटिंग रोल में हैं। दूसरी बात, ये बात यहां तक क्लियर? बात क्लियर हुई है बेटे? सेकंड पॉइंट, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फिड्यूशरी कहते हैं ट्रस्ट वर्दी रिलेशन, जिसमें एक पार्टी दूसरे पे ट्रस्ट रखती है। ठीक है, एक पार्टी दूसरे पे ट्रस्ट, जिसना एक कंपनी अगर मैं यूं कहूं अपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट रखती है, क्योंकि डायरेक्टर सारे डिसीजन ले रहा होता है, तो ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। वो आंखें बंद करके अंधाधुन ट्रस्ट करते हैं। ठीक है जी, जरा पढ़िए एग्जाम्पल 11,
आपको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की एग्जांपल्स मिलेंगी, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड माइनर। देख लो, फियांसे और फियांसी डाला उन्होंने, मियाँ बीवी नहीं डाला। उन्होंने कहा ना, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है एक दूसरे के लिए। जी डन। एग्जाम और नंबर क्लॉज सी, बस ये लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं, उसके बाद होमवर्क चेक करते हैं। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, यानी वो बेचारे बुजुर्ग लोग जिनके पास अब इस वक्त हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या तो बेचारे वो टेम्परेली खिसके हुए हैं या परमानेंटली, यानी कहना चाहिए कि वो इस वक्त उस एज में पहुंच गए हैं जहां पे उनके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं है, ना फिजिकल कैपेसिटी है ना मेंटल कैपेसिटी है। तो उस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं या कॉन्ट्रैक्ट में हैं, यानी यूँ कहूँ मैं अपने एल्डर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो फिर मैं समझा जाऊँगा कि मैं डोमिनेटिंग रोल में, मैं शायद उनकी केयर कर रहा हूँ, तो उनको लगता होगा कि अगर प्रॉपर्टीज़ के नाम ना लगाई तो ये मेरी केयर बंद ना कर दे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो शी मे बी कि वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकती। ठीक है, चलो आगे कहता है एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ज़रा प्लीज़ एग्जाम्पल 12 एक दफ़ा देख लें, बस यहीं तक कर लेते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। जल्दी से होमवर्क निकाल लें, चेक करके फिर आपको छुट्टी दे देता हूँ। जी प्लीज़ बेटी आप चेक करा लें पहले। जस्ट थैंक यू बेटे, मुझे पेन भी दो, पेन दे दे बेटे। अच्छा जी, ये इट इज ओके जी। बेटी वो कल वाला भी नहीं चेक किया था, एक वो ये ऊपर वाला है, ये वाला। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बेटी। कल जाने के बाद किया, कल डिस्कशन के बाद। वेरी गुड बेटे, मुझे अपना दे दें, वो मैं उठ जाता हूँ, दे बोतल, चलो गुड मैन। बेहतरीन, बस रेस्टोरेशन वाली बात नहीं लिखी हुई, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेशन वाली बात बस मिसिंग है, बाकी ठीक है। कल वाला कहाँ है? हाँ, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो बस मैंने ये देखना था कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा। लैक द कैपेसिटी की बजाय इनकैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जी बेटी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।